Good morning, everybody. Today I'm just going to start the very first chapter of the chemistry, that is the chemical reaction in the equations. So this is a very important chapter because generally many of the middle question are going to be framed from this chapter only in the final examination, the board examination. So this chapter is very important. Okay. So the topic from which that I'm going to start the chapter is the physical change and the chemical change. So I hope that this topic you might have studied from the class 6 only, है ना, कि what is the physical change and the chemical change. But once again, if I am just going to just discuss in the class 10, means definitely there will be some points will be different from those classes, है ना, जो कि आप लोगों ने 5-6 में जो पढ़ा है उससे कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा. तो दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस. So starting with the definitions, that a physical change, a process in which a substance changes its physical appearance but there is no change in its basic composition is called physical change, है ना. मतलब कोई भी जो एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ उसका अपीयरेंस चेंज करता है, वो देखने में कैसा है, अगर चेंज कर जाता है तो दैट इज़ ओनली द फिजिकल चेंज, है ना. बट देयर इज़ नो चेंज इन इट्स बेसिक कंपोजिशन. बेसिक कंपोजिशन का मतलब होता है जिस चीज़ से उसको बनाया गया है, अगर कोई चेंजेस नहीं हुआ तो वो मेरे लिए हो जाएगा एक तरह से फिजिकल चेंज. जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे आइस देखोगे बिल्कुल सॉलिड होता है, ठीक है, और जैसे उसको आप मेल्ट करोगे वो बिल्कुल भी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. लेकिन आइस और वाटर जो है, जिस चीज़ से बनी हुई है, जो कि है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो आइस में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होंगे, वाटर में बिल्कुल वैसे ही होंगे. ठीक है, मेरे पास यहाँ एक डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम से इसको समझा सकता हूँ. देखो, जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक आइस है. आइस देखोगे कि आइस बिल्कुल भी सॉलिड स्ट्रक्चर है ना, और इसका जो फार्मूला होता है, इसमें देखोगे कि फार्मूला जो है H2O और H2O, तो इसमें देखोगे कि दो हाइड्रोजन जो एटम है वो एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइंड है. देखो यहाँ पे क्या फार्मूला है, H2O. मतलब दो हाइड्रोजन जो हैं वो मिल करके एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है. दो हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है. दो हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है. तो अभी देखा जाए कि ये बिल्कुल भी सॉलिड स्टेट में है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये सॉलिड जो है वो बिल्कुल मेल्ट कर गया है. एक कंटेनर में हमने रखा है और ये देखोगे बिल्कुल मेल्ट कर चुका है. और जब ये मेल्ट कर चुका है तो ये आइस से कन्वर्ट हो चुका है बिल्कुल वाटर में, और वाटर का भी जो फार्मूला होता है वो H2 ही होता है, और वाटर अभी लिक्विड स्टेट में. तो वाटर जो H2O है, इसमें अभी भी देखोगे कि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन. तो स्टार्टिंग के केस में आइस में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में कम्बिनेशन था, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और जब वो वाटर कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन. तो ओवरऑल आप देख सकते हो सिर्फ उनका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो चुका है. लेकिन इनका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन मिलकर के एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ है और दो हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन बिल्कुल भी यहाँ है, तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है. मतलब सिर्फ उनका स्टेट चेंज हुआ है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं है. तो फिजिकल चेंज मेरे को बताता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ अगर उसका अपीयरेंस बदलता है, देखने में अगर वो बिल्कुल एक सॉलिड से लिक्विड हो चुका है ना, या एक बड़ा सा पीस था वो टूट करके एक छोटा सा पीस हो चुका है, तो सिर्फ उसका अगर अपीयरेंस बदलता है तो दैट इज़ द फिजिकल चेंज. लेकिन अगर उनकी बेसिक कंपोजिशन अगर बदल जाएंगे तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज. तो देखो केमिकल चेंज में मैंने क्या लिखा है, अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स केमिकल कंपोजिशन. अब कोई भी सब्सटेंस अगर अपना केमिकल कंपोजिशन को अगर चेंज कर देगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. अगर कोई भी एक सब्सटेंस जो है अगर वो अपना केमिकल कंपोजिशन को अगर चेंज कर देता है, तो जब अपना कंपोजिशन को चेंज कर चुका है तो डेफिनेटली वो एक नया सब्सटेंस बनाएगा. और जब वो एक नया सब्सटेंस बनाएगा तो डेफिनेटली द न्यू सब्सटेंस विल हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस. तो जो नया सब्सटेंस बनेगा वो बिल्कुल भी ओरिजिनल सब्सटेंस से उसके प्रॉपर्टी बिल्कुल भी डिफरेंट होंगे. ठीक है, और केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. तो आप लोगों ने तो ये पहले से पढ़ा होगा कि केमिकल चेंज में देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, एंड दैट न्यू सब्सटेंस विल हैव देयर डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर टू द ओरिजिनल सब्सटेंस. कोई भी जो एक नया सब्सटेंस है
उसके अगर केमिकल कंपोजिशन को आप चेंज कर दोगे तो बिल्कुल भी एक नया सब्सटेंस बनेगा, और नया सब्सटेंस का और जो गिवन सब्सटेंस है उनके प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रखा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है CO2, सब लोग जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होंगे तब जाके CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब अगर ये जो सब्सटेंस है, अगर इसमें कुछ केमिकल चेंजेस होता है, तो केमिकल चेंजेस होता है तो जैसे अभी यहाँ पे ये जो आपस में एटम्स जैसे अरेंज है, एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, तो ये अरेंजमेंट देख रहे हो, अगर ये अरेंजमेंट अगर चेंज हो जाता है तो आप कह सकते हो कि कुछ केमिकल चेंजेस है। तो देखो, अगर कुछ केमिकल चेंजेस हुआ तो आप देखो कि अब सिर्फ एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड है। तो पहले से जैसे उनका आपस में अरेंजमेंट था, अब वो अरेंजमेंट चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन थे, अब यहाँ पे एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है। तो बेसिकली उनका जो कंपोजिशन था, जैसे वो कंबाइंड किए हुए थे, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अगर कभी भी केमिकल कंपोजिशन में अगर चेंजेस आएगा तो डेफिनेटली ये जो सब्सटेंस बना है ये बिल्कुल नया सब्सटेंस होगा। और CO को हम लोग बोलते हैं CO, और CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे CO जो है उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल भी डिफरेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एक तरह का बिल्कुल भी केमिकल चेंजेस है। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में बेसिकली अभी क्लास 10th में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये जानना चाहिए कि केमिकल चेंजेस के केस में किसी भी एक सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज करता है, बट इन द केस ऑफ द फिजिकल चेंज देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या? केमिकल कंपोजिशन का मतलब द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स पहले कैसे अरेंज थे और बाद में अगर कैसे हो गया। अगर उनका अरेंजमेंट अगर बदलता है तो डेफिनेटली वो केमिकल चेंज है, और अगर उनका अरेंजमेंट अगर नहीं बदलता है, जैसे पहले थे बाद में भी वैसे ही है, तो डेफिनेटली एक तरह का फिजिकल चेंज है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज द केमिकल रिएक्शन। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि जो एक केमिकल चेंज है वही आपके लिए एक केमिकल रिएक्शन है। तो कोई भी जो केमिकल चेंज होता है वो बिल्कुल भी आपके लिए एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो अ केमिकल रिएक्शन आर अ टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज, जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल चेंज में होता क्या है, कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी जो एक सब्सटेंस है, वन सब्सटेंस मतलब कोई भी एनी सब्सटेंस, तो वो क्या करता है, चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर केमिकल कंपोजिशन अगर बदलता है तो डेफिनेटली 100% एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑल टुगेदर ये जो मैं लिख के रखा हूँ यही मेरे लिए एक केमिकल रिएक्शन है। मीन्स केमिकल रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ अ केमिकल चेंज in which one substance undergo or change its chemical composition to form a new substance। तो ये मेरे लिए एक तरह से क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल दो अलग अलग गैसेस है ना, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, वाटर। तो यहाँ पे एक तरह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन। अब देखो कि जब कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो जो भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो दो अलग अलग सब्सटेंस है ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों रिएक्ट करके एक थर्ड सब्सटेंस जो न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्म कर रहे हैं, वाटर। तो जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नया सब्सटेंस जो न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, दैट इज ओनली कॉल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, देखो द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, the substance that take part in the chemical reactions are called the reactants, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है that is the product। the new substance which is formed as a result of a chemical reaction is called only the product। देखो यहाँ पे जैसे ये जो रिएक्शन मैंने लिखा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना रहे हैं, तो 100% मेरे लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मेरे लिए क्या हो गया, रिएक्टेंट, मतलब यही दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों रिएक्ट करके जो नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये जो न्यू सब्सटेंस है दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो आपके लिए रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है दैट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो बोथ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट हैव देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बिल्कुल भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है।
ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। इसलिए अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता तो उनके प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट नहीं होते हैं। लेकिन सिंस ये एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब एक केमिकल चेंज है, तो उनका केमिकल बिहेवियर चेंज होगा, मतलब उनके केमिकल कंपोजिशन चेंज होंगे। और केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा तो डेफिनेटली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होगा। प्रॉपर्टीज़ जब मैं बात करूँगा तो फिजिकल और केमिकल दोनों में इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, जैसे आप यही एग्जाम्पल को समझ लो। हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल होता है, आप जानते हो हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत अच्छा फ्यूल होता है। आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा, रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हैं, है ना। और ऑक्सीजन जो है दैट इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन, बिना ऑक्सीजन के किसी चीज़ को जला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आप देखो, एक जो पार्ट है वो जलता है, बहुत अच्छा ये फ्लूइड है, बहुत अच्छा ये फ्यूल है, और दूसरा जो है वो किसी भी चीज़ को जलने में मदद करता है। तो एक तरह से देखा जाए दोनों चीज़ जो है वो एक कंबशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट बन रहा है, इनके जो रिएक्शंस, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वाटर, तो आपको तो पता है कि वाटर जो है वो बिल्कुल भी कंबशन को क्या करता है, बिल्कुल भी एक्सटिंग्विश करता है, उसको बुझाता है। तो डेफिनेटली इनके प्रॉपर्टी अलग है और इनके प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है ना। ठीक है, और तो ये तो आप समझ गए उनका केमिकल प्रॉपर्टी। और वैसे भी देख लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो बिल्कुल भी गैसियस फॉर्म में होते हैं। जब उनको रिएक्शन करेंगे तो वाटर बनेगा, तो लिक्विड स्टेट बन जाएंगे, है ना, ये चीज़ है। तो उनका फिजिकल नेचर भी चेंज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज़ द केमिकल इक्वेशंस। अब देखो केमिकल इक्वेशंस क्या है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ आप समझ गए कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारे लिए प्रोडक्ट, जो न्यू सब्सटेंस बनता है। अब केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो हम लोगों ने ऐसे इसका नाम लिखा है, अगर नाम ना लिख करके और उनके सिंबल्स अगर हम लोग यूज़ करने लगेंगे तो वही हमारे लिए होगा केमिकल इक्वेशंस। मीन्स द केमिकल इक्वेशंस आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है दैट इज़ द केमिकल इक्वेशन। देखो मैंने क्या लिखा है, अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ सिंबॉलिक नोटेशन that use symbols and formulae instead of words representing the chemical reaction। मतलब केमिकल रिएक्शन में हम लोग वर्ड्स के जगह पे उनके सिम्बॉल्स या फॉर्मूली इज़ द प्लूरल ऑफ ये फार्मूला का ये बिल्कुल प्लूरल फॉर्म होता है फॉर्मूली। ओके, तो अगर किसी भी रिएक्शन में अगर उसका नाम ना लिख के अगर उसको हम लोग सिम्बॉल्स उसके जगह पे लिखेंगे तो दैट इज़ द केमिकल इक्वेशंस। जैसे देखो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बन रहे थे, तो हाइड्रोजन की जगह पे मैं H2 लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन की जगह पे O2 लिख सकता हूँ, और वाटर की जगह पे H2O लिखूंगा। तो यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर का हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, उनके सिम्बॉल्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये मेरे लिए हो गया केमिकल इक्वेशंस। अब नेक्स्ट आता है एक एग्जांपल, देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो कार्बन के लिए हम लोग C लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2, और जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये जो है ये मेरे लिए एक तरह से केमिकल इक्वेशंस है ना। तो आज मैंने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस की। आई होप ये सारे टॉपिक्स अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और जो भी मैं नोट्स आपको देता हूँ इसको आप अच्छे से फेयर कॉपी में नोट करोगे। थैंक यू वेरी मच।